बस ये आइडिया आपको देगा, अब किसी का डेफिनेशन नहीं देगा। ये जो भी टॉपिक्स होंगे इंसिजनल का बहुत इजी दे देगा, लेकिन उसमें क्या था कि पूरा डेफिनेशन ही था। तो ठीक है ना, पहले बात करते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। तो हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिसीज टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप। बहुत शॉर्टकट में लिख रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। उस नोट से इस नोट से आप कंपेयर करेंगे तो जैसे में यूज फॉर क्या क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर? कैंसर जैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, कोई ट्यूमर का ग्रेडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द डिसीज ऑफ प्रोग्रेशन, कि कौन से डिसीज का प्रोग्रेस कितना है, पहले से घटा है या बढ़ा है। तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बायोप्सी, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग जो पढ़े थे अभी, टाइप्स ऑफ बायोप्सी की बात कर लेते हैं। एक है इंसिजनल बायोप्सी और दूसरा है एक्सिजनल। इंसिजनल का मतलब स्मार्ट छोटा वाला हिस्सा जो निकाला गया है, और एक्सिजनल का मतलब क्या है? इंटायर पूरा वो हिस्सा ही निकाल दिया गया है ना। इंटायर का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरे उस हिस्से को निकाल दिया गया है। पंच बायोप्सी, स्किन की बायोप्सी। पंच बायोप्सी का मतलब है ना, ऊपर का अवरक छुड़ाया जाता है। एक मशीन आती है वो स्क्रीन रिमूवर करके, या यूं कह लीजिए कि फंगस वाला इन्फेक्शन देखे हो ना, परत छोड़ता है, तो जो वैसे अगर जो किया जाए, निकाला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंच। एक है निडिल बायोप्सी, फोर निडिल। फोर निडिल का मतलब निडिल से हम खींचते हैं, आवाज या ऐसी कोई चीज कर रहे हैं तो उसका भी कर सकते हैं। इंडोस्कोपी बायोप्सी, इंडोस्कोपी का मतलब है आंख में कोई बॉडी के ऐसे इंटरनल हिस्सों में से कोई टुकड़ा निकालना है, तो हम इंडोस्कोपी में यूज करते हैं। इंडोस्कोपी के अंदर एक ना टिश्यू रिमूवल के लिए एक गन होती है छोटी सी, वो ऐसे मुंह के रास्ते से इंसर्ट करके आंख तक चले जाते हैं, या स्टमक में है तो लीवर में है, तो ऐसी जगहों पे कहीं है तो उस इंडोस्कोपी के माध्यम से जाकर के वहां से एक छोटा टुकड़ा ला करके भी हम लोग कर सकते हैं। इंडोस्कोपी किसमें होती है? जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। दूसरा है बोन मैरो की बायोप्सी करना, ठीक है ना। हिमेटोलॉजी के केस में बोन मैरो का मतलब क्या है कि कोई कैंसर वाला है ना, क्यों हो रहा है, कौन सा चीजें हैं। अब आते हैं बात, जब ये सब सैंपल हमारे पास है तो फिजिशियन एक प्रोसेस था। सैंपल हमको पता लग गया ना ऊपर क्या करना है, बायोप्सी करनी है, कहाँ कहाँ से लेना है सैंपल। फिक्सेशन क्या है? तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू सो दैट सेल स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब ये है ना कि जैसा है वैसे रह जाए। जिस स्थिति में आपने शरीर से निकाला था काट करके, ऑपरेशन करके, और उसको फिक्स करते हैं, उसी स्थिति में वो रह जाए, तो उसी को हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं। फिर से पढ़ते हैं फिक्सेशन क्या है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू को प्रिजर्व करना। प्रिजर्व करने का मतलब है रखना होता है किसी चीज में, सो दैट सेल स्ट्रक्चर रिमेन्स, उसको रख देते हैं इसलिए उसका स्ट्रक्चर एक बराबर रह जाए, इंटैक्ट रह जाए। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि फिक्सेशन क्या है? तो टिश्यू को फिक्स करके रखना या प्रिजर्व करके रखना, जिससे कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव न होने पाए। अगर जो बदलाव हो गया तो टेस्ट करके कोई मतलब निकलेगा? कभी नहीं। फिक्सेशन के फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या करता है, फिक्सेशन करने से क्या क्या हो सकता है, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। एक तो प्रिवेंशन ऑफ ऑटोलाइसिस, ये पढ़े हैं हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्या है? और डिकम्पोजिशन क्या है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, खराब हो जाना, ठीक है। खराब होने का मतलब है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है। अगर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डिकम्पोज हो रहा है तो उसको एक टर्म है, हम लोग पढ़े थे, क्या था? हाँ, डिफ्रेमेशन, क्या था? डिग्रेडेशन भी नहीं था। हाँ, नहीं, वो भी नहीं था। डिकम्पोजिंग यानी कि बैक्टीरिया, हाँ, प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है। और एक ऑटोलाइसिस था, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है। ऑटोलाइसिस में क्या होता है? उसके लाइसोसोम जो सेल्स के अंदर होते हैं वो लाइसिस होने लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है हार्डनिंग टिश्यू फॉर सेक्शनिंग, फिक्स कर देने की वजह से वो टिश्यू ना हार्डन हो जाता है, तो माइक्रोटोमी या सेक्शनिंग या काटने में इजीली काट सकते हो आप। कभी कभी ना कुछ मांस के टुकड़े उठाई तो काटने में वो कटता नहीं, वो दब जाता है ना। तो जब फिक्स कर लेंगे तो वो एकदम सख्त हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा। जब हार्डन हो जाएगा तो इजीली आप उसको काट सकते हो, सेक्शनिंग कर सकते हो। सेक्शनिंग का मतलब काटना होता है, आप चाहे किसी भी चीज से काटो। प्रिजर्व मार्फोलॉजी, फिक्स करने से और क्या हो सकता है? उसके मार्फोलॉजी को हम लोग एज इट इज रख सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब है जैसे वैसे रख सकते हैं। मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बरकरार रख सकते हैं। अब ये आता है कि सबसे मोस्ट कॉमन फिजिशियन क्या है, तो 10% NBF है ना, नेचुरल बफर फार्मलिन। इसके अलावा और भी फिजिशियंस हैं हमारे पास, हम थोड़ा सा यही पढ़ते हैं ना, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पे बात करेंगे।
और भी है जैसे बॉन्ड फ्लूइड टेस्ट जैसे चीजों को रखने के लिए है, ग्लूटरल अल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किसी टिश्यू को करना है तो हम उसमें ही फिक्सेटिव करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब है डीएनए लेवल पर जाकर के कोई चीज देखना हो तब। जेनकर फ्लूइड्स भी एक आती है। इसके अलावा कॉर्निया फ्लूइड्स जो साइटोलॉजी के लिए आती है, ठीक है ना, सेल्स के मवाद या इन सब टिश्यू को जो देखते हैं उसको इसमें फिक्स किया जाता है। आइडियली फिक्सेशन टाइम नॉर्मली कितना होगा? फिक्सेशन टाइम 6 से लेकर के 24 तक। और कल जो हम लोग पढ़े थे वो फार्मलिन के कंसंट्रेशन का है। देखो 37 है तो 1 साल तक रख सकते हैं। खुला हुआ ढक्कन है उसका, क्या आप एक बार आपने ओपन कर लिया है तो 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। मैं और अगर जो 10% का कंसंट्रेशन है तो 1 महीना तक, सॉरी 3 महीने तक, है ना, ठीक है। ओके, डिपेंड करता है भाई 6 से 12 आवर्स हम रख सकते हैं किसी भी टिश्यू को। साइज पे डिपेंड करेगा ये, साइज पे डिपेंड कर सकता है कि 10% या 10% का न्यूट्रल बफर होना चाहिए, ठीक है ना, साइजेस के लेकर के। अच्छा, 10% एनबीएफ बफर मीन्स होता क्या है कि 10% न्यूट्रल फॉर्मलिन होगी। अब थोड़ा सा इसी पे डिटेल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी फिक्सेटिव भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, 10% एनबीएफ का मतलब क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी फॉर प्रिजर्विंग द बायोप्सी एंड सर्जिकल टिश्यू सैंपल। बायोप्सी कह लीजिए या सर्जिकल टिश्यू कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। बायोप्सी भी कहाँ से लेके आए हैं? काट के ही तो लेके आए हैं कहीं से, चाहे वो एक्सिजनल होगा या इंसिजनल होगा, है ना। अब डेफिनेशन इसको एक बार समझ लेते हैं कि 10% नेचुरल बफर फॉर्मलिन एनबीएफ इज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4% ऑफ क्या है? फॉर्मल अल्डिहाइड है। किसके साथ है ये? फॉस्फेट बफर के साथ है। और ये क्या काम आएगा? ये किसी भी टिश्यू को फिक्स करने के लिए। तो क्लियर हुआ आपको कि अगर जो 10% एनबीएफ लिखा है तो उसमें उस सॉल्यूशन में 10% के सॉल्यूशन में 4% क्या है? फॉर्मलिन। तो बाकी परसेंटेज क्या होगा? ये 6 होगा ना। फॉस्फेट बफर कितना होगा? ओके। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस कॉल्ड 10%। हम डीप पे पढ़ रहे हैं ना, केवल फिक्सेशन पार्ट पे, एमबीएफ पे बात कर रहे हैं कि ये क्यों 10% के नाम से क्यों इसको जाना गया। तो कमर्शियल फॉर्मलिन यानी कि 40% फॉर्मलिन अल्डिहाइड होती है। So when we dilute it to a 10% of final formaldehyd becomes a 4, which is the ideal fixative strength. ये 40% है। अब वो ये कह रहा है कि अगर जो 10% में when we dilute it to 10% of formaldehyde, यानी कि जो टोटल 40% का formaldehyde है, तो 4% यदि आप 10 में से 4 ले रहे हो और 100 के कंपेयर में करेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 के कंपेयर में करेंगे तो ये 10 में किया है तो 4% है, ये 100 में किया है तो क्लियर है ना। हाँ, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। ये 10% का मतलब क्या है कि अगर जो 100 में से 40% ले रहे हैं, 100 में से करेंगे तो 40% है, सिर्फ 10 में से उसी के बराबर में करेंगे तो 4% होगा। हम ये कह रहे हैं कि किसी को सूद पे पैसा देना, इंटरेस्ट पे, तो आपने फिक्स किया है कि अगर जो आप 100 रुपए लोगे तो 40 रुपये आपको सूद देनी पड़ेगी। यदि 10 रुपए लेते हो तो कितना देना पड़ेगा? 4 रुपया। वही चीज है ये कि अगर जो 10% की बात करते हैं तो उसमें 4% आपका फॉर्मलिन वाला सैंपल, फॉर्मलिन वाला सोल्यूशन होगा, है ना। बाकी कौन सा होगा? फॉस्फेट, फॉस्फेट बफर होगा, है ना, फॉस्फेट नहीं, फॉस्फेट। हाँ, ठीक है। अब कंपोजिशन पे आते हैं कि ये 4% का कंपोजिशन यही है ना। हाँ, ठीक है। अब वो 10% बफर की हम बात कर रहे थे। कंपोजिशन ऑफ 10% एनबीएफ क्या है? तो जिसमें 4% फॉर्मल अल्डिहाइड होगी और बाकी क्या होगा इसमें? फॉस्फेट बफर या डिस्टिल वाटर। कुछ क्वेश्चन है, व्हाई नेचुरल बफर? नेचुरल बफर क्यों यूज करते हैं हम लोग? नेचुरल बफर ये क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टिश्यूज आर द बेस्ट प्रिजर्व इन ए नेचुरल पीएच। इसको नेचुरल क्यों बोला गया? पीएच के नजरिए से बोला गया, ठीक है ना। एनबीएफ नेचुरल बफर सॉल्यूशन वो इसलिए बोला गया क्योंकि नेचुरल पे बात हो रही है, यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रल बफर है। न्यूट्रल बफर समझते हैं ना, जिसका पीएच न्यूट्रल हो, कितने के बीच में हो? 6.8 से लेके 7.2 तक न्यूट्रल बफर है, इसलिए इसको एनबीएफ नाम दिया गया। यानी कि एसिड फिक्सेटिव डैमेजेस टिश्यू। अगर जो न्यूट्रल के बजाय ये एसिडिक होता तो टिश्यू को डैमेज कर देता, खारा होता ना भाई, जला देता वो। इसलिए इसको न्यूट्रल बफर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें पीएच इसका क्या होगा? न्यूट्रल होगा। कितने से कितना होगा देख लीजिएगा, 6.8 से लेकर के 7.2। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसको नेचुरल न्यूट्रल बफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका पीएच न्यूट्रल होता है। अगर जो एसिडिक नेचर में रहता है तो टिश्यू को नुकसान पहुंचा देता है ना।
चलिए यूजेस क्या क्या है। अब इस अगर जो आप इसको फिक्स करते हो किसी भी टिश्यू को एनबीएफ में फिक्स करते हैं आप, तो बेसिकली देखा जाए तो क्या क्या यूजेस होते हैं उसका, क्यों यूज है इसका, क्यों क्या कितना तक यूज है एनबीएफ का, देखते हैं। एक तो रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में काम करेगा, बायोप्सी सैंपल, सर्जिकल स्पेसिमेन, ऑटोप्सी के केस में भी हो सकता है ये काम। बाकी प्रिजर्विंग बिफोर टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग से पहले तक इसको रखा जाता है। टिश्यू प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा, काटने से लेकर हाँ सारी चीजें, ठीक है। इस एनबीएफ का एडवांटेज क्या क्या होगा, एक्सेलेंट प्रिजर्वेशन है ये, उसके यहाँ चीप और स्टेबल है, सस्ता भी होता है और लंबे समय तक 24 घंटा चल जाता है भाई, 24 से ज्यादा भी चला जाएगा अगर जो ज्यादा कंसंट्रेशन आप बढ़ाएं तो। इसके अलावा प्रिवेंट टिश्यू श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब है ना सिकुड़ जाना, सिकुड़ने नहीं देता है वो टिश्यू, अगर जो इतना बड़ा दिए है तो सिकुड़ नहीं जाएगा, सूखता नहीं है वो, उसको एज इट इज बना के रखेगा वो। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि टिश्यू के अंदर गैसेस एक्सचेंज होने नहीं देगा वो एनबीएफ, इसीलिए। आगे होगा क्वेश्चन होंगे। फिक्सेटिव टाइम कितना है, 6 से लेकर के 24 घंटे तक होता है। ग्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि ग्रॉसिंग करना या कटिंग करना, ठीक, वेरी गुड। ओके, परफॉर्म बाय, ये कौन करेगा ग्रॉसिंग, पैथोलॉजिस्ट करता है। ग्रॉसिंग का मतलब है चुनना, काटते तो हम ही लोग हैं, इतना वो पढ़ने लिखने के बाद अगर जो एक्स्ट्रा प्लेट चलाएंगे तो फिर टेक्नीशियन किसका आपका, वो बोलते हैं इधर आओ हम बता रहे हैं, आप ये टुकड़ा ले लो और ये एकदम यही देखिए कैंसर है और ऐसा काटिए कि ये वाला हिस्सा हमको मिले, ताकि स्लाइड इसकी बनाई जाए। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो ये कौन परफॉर्म करता है, पैथोलॉजिस्ट, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल में ये टेक्नीशियन करते हैं, पर पैथोलॉजिस्ट बताता है कि काटना कहाँ है, ठीक है। एक कहावत है कि हथौड़ा मारने का काम टेक्नीशियन करेगा, लेकिन कहाँ मारना है वो डॉक्टर ही बताएगा, ठीक है। अब उसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं, साइज, शेप, वेट, कलर, कंसिस्टेंसी और मार्जिन, मार्जिन का मतलब है मार्किंग, ठीक है। टूल्स जो क्या क्या चाहिए होगा ग्रॉसिंग के लिए, तो कटिंग बोर्ड हो, सब्जी काटने के लिए प्लास्टिक का होता है ना फाइबर का बहुत तगड़ा वाला, वैसे ही साइज साइज के होते हैं, उसको कटिंग बोर्ड बोलते हैं, स्काल्पेल बोलते हैं, फोर्सेप और रूलर चाहिए होगा, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट, हाँ रूलर, स्केल। टिश्यू प्रोसेसिंग, जब आप काट पीट लेंगे सब कुछ निकाल लेंगे उसको, तो उसको प्रोसेस भी करना होता है, चाहे किसी सॉल्यूशन में डुबा करके, एक सॉल्यूशन में डुबाने के बाद दूसरे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में से चौथे में, ये पूरा लंबा प्रोसेस चलता है। तो एक तरह के ये सब सिस्टम है कि उसमें क्या होगा, एक डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इसको कई सारे केमिकल में कर देते हैं, तो उसका पानी निकालना होगा, तो पानी निकालने का डिहाइड्रेशन। फिर उसके बाद जब पानी निकाल देंगे तो पानी डिहाइड्रेशन का मतलब किसी अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालना होता है, 70-90-100 में पढ़े हैं ना हम लोग। तो फिर वो क्या करेगा, वो अल्कोहल भी कुछ ना कुछ अंदर में सोख लेता है, तो पूरी तरह से सोखा है तो वो सोखे हुए अल्कोहल को निकालने के लिए हम लोग फिर से उसको क्लियरिंग करते हैं, किससे करते हैं, जाइलिन सॉल्यूशन से करते हैं। फिर उसके बाद वैक्स इम्प्रिग्नेशन का मतलब है वैक्स, वो मोमबत्ती का जो पिघला करके शेप बना करके उसमें इसको ढाल देते हैं, जैसे शेप हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, तो ब्लॉक कटिंग हम लोग करना शुरू कर देंगे। और जब बन जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी, माइक्रोटोमी करेंगे। जब ये बन जाएगा, ब्लॉक बन जाता है, तो फाइनली हम क्या करते हैं, माइक्रोटोमी करेंगे। माइक्रोटोमी का मतलब है सिंपल की काटना, माइक्रो का मतलब पतले पतले चिप्स, पेपर के साइज के काटते हैं, पेपर भी बहुत अभी मोटा है तो पेपर साइज में। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रोटोम का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो कट करता है बहुत थिन सेक्शन, बहुत पतले पेपर के साइज में काटेगा, ताकि वो स्लाइड पे इजिली आ जाए। कवर स्लिप देखे आप, कवर स्लिप अभी मोटा है, कवर स्लिप भी बहुत मोटा है, हाँ। तो उससे भी एकदम पतला, ताकि क्योंकि ना बहुत मोटा होगा तो आप स्लाइड पे रखेंगे ना तो कुछ पीछे नीचे दिखेगा ही नहीं, नीचे से जो रिफ्लेक्शन जाता है ना माइक्रोस्कोप में, ताकि आप ऊपर आई पीस से देख लो, वो पास ही नहीं होने देगा, क्योंकि मोटा हो जाएगा वो, और सेल्स भी विजिबल नहीं होंगे। स्मीयर होता है ना नॉर्मली, ब्लड के ऊपर एक मोटा वाला स्मीयर, एकदम वही है, समझ लीजिए कि मोटा स्मीयर की तरह साइज में काटता है ये। पर आप कभी मत ऐसा लिखिएगा कि मोटे स्मीयर की तरह ही काटता है, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि बहुत वेरी थिन स्लाइसेस में काटता है माइक्रोटोम, इसलिए उसको माइक्रो कहा गया है, ठीक है ना। टोमिंग का मतलब है काटना। अब कई तरह के हमारे पास मशीन होंगे, रोटरी होगी, स्लेज होगा, रॉकिंग माइक्रोटोम होगा, क्रेस्टल या फ्रोजन सेक्शन होगा। हमारे पास ये ज्यादातर यूज होता है कॉमनली, एक बॉक्स होगा उसमें ऐसे रोटेट करते जाएंगे तो ऐसे काटते जाता है, काट करके बाहर निकालते जाता है, वहीं से हम लोग फोर्सेस से उठा करके, और एक बहुत बड़ा वाटर का बाथ होगा जो गर्म पानी होगा, और क्योंकि मोम के साथ है ना वो, तो जैसे आप पानी में डालेंगे उस कटा हुआ चिप, तो अब वो मांस का जो टुकड़ा कटा है वो छूट जाएगा, मोम अपने आप ऊपर रह जाएगी, पिघल जाएगा, तो वो मांस का टुकड़ा ना नीचे गिरने लगता है पानी के ऊपर,
तो हम क्या करते हैं, स्लाइड लेके धीरे से उस पानी में डुबा के और उसी पर उसको छान लेते हैं, सिंपल यूं कह लेते हैं, उसके ऊपर रख लेते हैं। और स्लेज का मतलब छिन्नी हथौड़ी वाला आता है, वो बहुत एक छिन्नी जैसी होगी और हल्का सा मार के उसको काटते हैं हम लोग, जैसे है बोन को काटना हो, बोन माइक्रोटोम में नहीं कटेगा, है ना। तो जो हार्ड मटेरियल के लिए है, ये सब पढ़ेंगे, रॉकिंग माइक्रोटोम क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सेक्शन थिकनिंग, पैराफिन सेक्शन 4 से 5, फ्रोजन सेक्शन, कितना मोटा होना चाहिए माइक्रो, जो कटेगा ना ये, उसी की बात हो रहा है। अगर ये कटता 4 से 5 माइक्रोमीटर में होता है, समझ गया आप? और उसको फ्रोजन करते हैं, यानी कि ठंडा कर देते हैं, एकदम जब ठंडा कर देंगे तो भी आप बढ़िया से काट सकते हो। तो दो तरीके से काटे जाते हैं माइक्रोटोमी, तो वही बता रहे हैं कि फ्रोजन तरीके से भी काटा जा सकता है, या तो सॉलिड में वैसे पिघला करके इससे काट सकते हैं। बाकी फ्लोटिंग एंड माउंटिंग, अच्छा फ्लोटिंग एंड माउंटिंग क्या होता है, तो जब आप छोटे छोटे काट रहे हैं तो उसको बाग पे डालते हैं ना, तो फ्लोट करने लगता है, पानी के ऊपर तैरने लगेगा, गर्म पानी होगा तो मोम के साथ है। अब मोम क्या पिघल करके हट जाएगी साइड, केवल मांस वाला चिप रह जाएगा, चिप की तरह, और वो नीचे की तरफ फाल होगा। आपको पता है ना कि वाटर में हेवी चीजें नीचे जाकर बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर आती है, तो मोम ऊपर होकर के साइड में हो जाएगा और वो मांस का टुकड़ा ना धीरे धीरे वो चिप गिरने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, स्लाइड लेकर धीरे से उसको नीचे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं ना, हम ही रखते हैं, तो हम लोग पहले से लेकर तैयार रहते हैं, फोर्सेस से जैसे ही पानी में रखा, स्लाइड लगा के उस पर ले लिया। तो कम से कम 1 2 3 सैंपल हम लोग ले लेते हैं। पैराफिन रिबन प्लेस्ड ऑन द वार्म वाटर बाथ, सेक्शन पिक्ड ऑन द स्लाइड, तो जो कटा हुआ सेक्शन है उसको किस पे पिक कर लेते हैं, स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं। ड्राइड एंड फिक्स ऑन द स्लाइड, जब वो सूख जाएगा अपने आप, वो क्या हो जाएगा, उसी पे फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा तो माउंटिंग मीडियम डीपीएक्स करके उसको निकाल देते हैं। अब जब स्लाइड बन गई, स्लाइड बनने के बाद नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ब्लड की स्टेन बनाने के बाद स्लाइड तैयार है, तो फिर स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। और रूटीन स्टेन में ये दोनों यूज होंगे, स्पेशल के केस में ये सारे होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल के स्टेट में ये सब होंगे। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब है एंटीबॉडीज एंटीजन का प्रोजेक्शन चेक करना है तब, या स्पेशल तौर पर ये भी ये सब पोल्यूशन, ये सेरोटिकुलर, ये सब हम लोग देखने के लिए करते हैं। अमेलॉइड्स या पैरासाइट्स या रेटिकुलर फाइबर्स या ट्राइकुलर पोल्यूशन ऐसे चीजें, या टीबी के लिए कोई चेक कर रहे हैं तब भी। कैसेट्स बने हैं ना ये स्लाइसेस को रखने के लिए, स्लाइसेस से कटा हुआ है, आपको स्केलिंग से मेजर कर लेते हैं हम लोग। ये स्केलिंग मेजर वाली रूलर जिसको बोलते हैं, हम अभी हम लोग पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले कि रूलर क्या है, तो यही स्केल है, रूलर होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि हमको टुकड़ा पीछे दिखना चाहिए, स्टील का नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट ऐसे फाइबर वाले ही रूलर या इंचिन यूज करते हैं हम लोग। ओके, काटते कैसे हैं, जब आपको डॉक्टर्स बताता है कि जैसे देखिए ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है ना, डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज है, तो हमको कहां से टुकड़ा चाहिए, यहीं से चाहिए होगा। तो देखिए ये स्लाइसेस कटना शुरू हो गया, कट रहा है ये थोड़ा सा बड़ा हाईलाइटेड दिखा रहा है आपको। तो ग्रॉसिंग का मतलब है उस पर्टिकुलर ऐसे जगह पे काटे जहां पर ये सारे रोग जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ डिसीज सब एकदम ऐसे दिखनी चाहिए। देखिए ट्यूमर सेल्स दिख रहे हैं, ये सब अनवांटेड ग्रोथ्स, ये इस कैसेट में हम लोग रख देते हैं। रखने के बाद प्रोसेस करने के लिए लेके जाते हैं, कैसेट पे सब नाम हम लिखा हुआ है, डिटेल्स है, ये मिट जाता है। देखिए ऐसे रखते हैं। ओवरलोड का मतलब है ज्यादा बड़ा मत काटिए, साइज के हिसाब से काटिए ताकि वो पूरी तरह से कैसेट में एडजस्ट हो जाए। ये ओवरलोड हो गया, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। हाँ बहुत बड़ा है तो 3 टुकड़े में कर दिया ना, देखिए 1 2 3 इसमें एडजस्ट कर दिया है, बाहर निकलेगा तो कोई मतलब नहीं है वो। ये तो ग्रॉसिंग हो गया। अब टिश्यू प्रोसेसिंग, ये जो दिख रहा है आपको, देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले धुलने से शुरू होगा, ये अल्कोहल में जाएगा ना, ये अल्कोहल के बाद फिर इसको डिहाइड्रोलाइज करते हैं और जाइलिन में फिर क्लियर करेंगे। यहाँ से है, यहाँ से क्लीनिंग होना शुरू हुआ, 50%, 70% और 90%, ये याद रहेगा ना आप सभी को, ठीक है। अच्छा, जब ये हम इसमें इसको एक टिश्यू में घुस गया, फिर इसमें साफ के इसमें से निकाल के फिर इसमें कर ले, ट्रांसफर करते जाता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। उसके बाद 100% वाले में आपने इंसर्ट किया, उसके बाद 100 करने के बाद, मतलब 100 में ये टाइमिंग्स है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर लिखा हुआ है, ये 1 आवर 1 आवर 1 आवर ऐसे करते रख देंगे। उसके बाद अब डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल में, ठीक है। जब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्लियरिंग करते हैं। यस, जब क्लियरिंग करेंगे हम लोग, तो क्लियरिंग भी जाइलिन में कितने और 3 घंटे तक जा रहा है करीब करीब। उसके बाद जब 1 आवर के लिए पैराफिन में इंसर्ट करेंगे, 1 आवर पैराफिन में ही रहने देंगे बदलते, ताकि दोनों तरफ कैसेट दोनों तरफ होना चाहिए ना, तो दोनों तरफ हो जाएगा। तो पैराफिन एक सॉल्यूशन है, ये क्या होता है, इम्बेडिंग मेथड है, पैराफिन में आपने डाल दिया, डाल करके फिर उसको
बाहर निकाल दिया। देखिए टिश्यूज को इम्बेडिंग कर रहे हैं, मतलब कैसेट के अंदर कैसे कैसे इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट करने के बाद आपका कैसेट बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाता है, काट करके रखे हैं ना आप, देखिए मोम हटा दिया है ना कैसेट, इसमें वैक्स आपको दिख रहा है साइड साइड में ये सब। ओके, ये अलग अलग कलर कोडिंग्स में है, इस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। अलग अलग कलर कोडिंग ये डिपेंड कराता है किस जगह का कौन से ऑर्गन का ये टिश्यू आया है, ठीक है ना। इसलिए कलर के हिसाब से हर ऑर्गन को हम लोगों ने बांट रखा है। ऐसा नहीं है कि डिजाइन के हिसाब से हम अपने मन का रेड उठा लें, ब्लू उठा लें, ग्रीन उठा लें, नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन का टिश्यू आप यूज कर रहे हो, उसके लिए कलर चूज किए जाते हैं। ओके, मैंने बताया था एल माउंट शेप, ये एल माउंट शेप है। नॉर्मली ये कॉपर का बना होता है या स्टील का भी बना होता है, दोनों यल हैं, यल यल, ठीक है। इसको यल माउंट बोलते हैं, दिखा है ना, यल माउंट यानी कि ल्यूखार्ड इम्बेडिंग माउंट, ठीक है ना। ये यल शेप में लॉन्गर होते हैं दोनों, और दोनों को एक ऐसे होगा यल तो दूसरा वाला ऐसे होगा, ये बॉक्स बन जाता है। टिश्यू रख दिया आपने, टिश्यू रख दिया, अब क्या है ना, ये तो पहले अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बड़ी है, ये यल माउंट है ना, ये दिख रहा है, इसको क्लियर ना आपको, यल माउंट सही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब ना स्टील के माउंट्स आ जा रहे हैं, वो ऐसे बनेंगे, कप की तरह छोटा एक प्लेट है मान लीजिए, एक नीचे से एक ऊपर से ऐसे ओवरलैप कर दीजिए, है ना। तो अब आ गया, सिस्टम थोड़ा सा बदल गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये सब आ गए हैं। प्लास्टिक के माउंट भी आ गए हैं, डिस्पोजेबल, आपको धुलने वुलने का काम नहीं, वैक्स लग जाता है ना, छुड़ाने में बहुत समस्या होती है। अब जो ऊपर वाला दिया है, अगर तो इसमें वैक्स छोटे एरिया में आके फंस जाए तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत आएगी ना। तो ये डायरेक्ट यूज करिए, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। देखिए पहले ये वैक्स डिस्पेंसर है, उस कप में हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, कप में गिरा लेंगे, इसके अंदर ना मोम पिघल रहा होता है, ये कोल्ड पिट है, ये टिश्यू वार्मर है, यहाँ पर टिश्यू खोलेंगे ना तो गर्म होते रहता है, ताकि जब हम उसमें डालें तो कम से कम वो पकड़ ले। और ये हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट नीचे की तरफ है, हॉट प्लेट इसलिए है इसके अंदर मोम पिघल रहा है, ठीक है। तो फोर्सेप वार्मर का मतलब है जिसके थ्रू हम विड्रॉ करेंगे, दिखा रहा है, ये लिया प्लेट में तैयार, यहाँ से पहले टिश्यू निकाल रहा है ना, ये कैसेट से टिश्यू निकाला, टिश्यू निकाल करके इसमें रखा, इसमें रखने के बाद यहाँ पर पैक किया, पैक करते ही उसके बाद मोम पिघला के रख दिया इसको। जब ये बन जाता है ना ब्लॉकेज तो ऐसे दिखते हैं, दिख रहा है आपको ये, हाँ। ये बता रहा है कि अंडरफिल्ड यानी कम भरा हो, ओवरफिल्डर, ये ओवरफिल्ड है आपका, ठीक है ना, ये करेक्ट है, मतलब एक बराबर ही भरा होना चाहिए, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं होती है। ये सब देख लीजिए, बहुत इजी सब चीजें समझने लायक है, टिकरिंग किया जा सकता है। ओके, देखिए ये लग रहा है आपको बहुत पतला है ना, ये चिप से कटे हुए हैं, ये 1 2 3 5 4 5 टोटल लग रहा है, ये सब वही कटे हुए हैं, काटे नहीं, बता रहा है कैसे काटा जाता है टिश्यू रिबन। रिबन का मतलब है एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एकदम, तो हम लोग रिबन बोलते हैं। देखिए रिबन बनते जा रहा है ना टिश्यू का, यहाँ से प्रोसेस दिखाएगा आगे भी। अच्छा ये माइक्रोटोमी है, काटते कैसे हैं, ये नाइफ है काटने वाली, टिश्यू इस पे फिक्स कर लेते हैं हम लोग, ये भी टिश्यू कटर ये काटने वाला ही है। ये एक्चुअली वो नाइफ है जिससे हम लोग कटिंग का काम करते हैं। वेज नाइफ है, वेज नाइफ ऐसे होती हैं, और एक सी टाइप में बायो कॉन्केव, अलग अलग के शेप्स हैं, बायो कॉन्केव कॉन्केव, और पहला वाला होगा आपका प्लानो, ये एकदम प्लेन होता है ये, फिर बायो कॉन्केव होगा, थोड़ा सा मुड़ा होगा दोनों तरफ से, और वेज वाला एकदम ऐसे सीधा सा होता है, देख रहे हैं कॉर्नर से यहाँ से हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे शेप, शेप के हिसाब से इसका नाम हम लोग रखते हैं कि अगर जो ये शेप ऐसे दिख रहा है, ऊपर देख रहे हैं नीचे नीचे के बराबर है ये, और यहाँ पर ये कर्व है, ऐसा होगा तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्केव। ये जो नाइफ हम लोग यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्केव वाली नाइफ। और बायो कॉन्केव का मतलब वो ऐसे दिखेगी, दोनों तरफ से हो, प्लेन वाला एक तरफ से है, बायो का मतलब दोनों तरफ से हो गया, है ना, दोनों तरफ से कॉन्केव होगा। और ये वेज होगा, वेज का मतलब है सिंपल दोनों तरफ से लेकिन शॉर्ट होगा, कोई कॉन्केव नहीं है, ऐसा कोई कॉन्केव नहीं है ना, ये तो
एकदम एकदम प्लेन है दोनों तरफ से, ठीक है। तो प्रोफाइल सी वेज नाइफ उसको बोलते हैं। ओके, ये सीजल है। सीजल का मतलब छिन्नी बोलते हैं हम लोग ना, छिन्नी, हार्ड मटेरियल को काटने के लिए सीजलिंग बोलते हैं। छिन्नी जो होता है ना लोहे को काटने के लिए, वही है ये छिन्नी। हाँ छिन्नी है थोड़ी, ये वही चीज है। आगे से ऐसे होगा, थोड़ा सा आगे से ये वेज ना शॉर्पन होगा ताकि आराम से हम लोग काट सकें किसी हार्ड मटेरियल को। इस नाइफ को धार लगाने वाली व्यवस्था को भी हम बता देते हैं। हाँ देखिए ये सिंपल है, ये अब आपको समझिए प्रोसेस से उठा रहा है ये वैसे उठा के लेके जाएगा, और जो इसमें से बेस्ट वाला होगा वैसी दो लोगों को वहां पर चूज करेगा वो। ये स्पेसमैन कट रहा है, यहाँ से रिबन कलेक्ट कर रहा है, रिबन करने करने का, ये देखिए नाइफ कितना बढ़िया से इजीली काट देती है। ये नाइफ है, ये नाइफ यहीं पर लगी पड़ी है ये, और ये ऐसे गिरता रहेगा और नाइफ ऐसे लगी रहेगी, या कभी कभी ये रहता है और ऊपर से नाइफ ऐसे आ रही होती है, काट रहा होता है उसको। हॉर्निंग कहाँ गया बता रहे हैं आपको। अच्छा हॉर्निंग नहीं आया, फैक्टर ऑफ इंस्पेक्शन, नाइफ शार्पनिंग। ओके, नाइफ को ना शार्पनिंग करने के लिए बहुत दो तरीके में पूछता है, स्ट्रॉपिंग और हॉर्निंग, ठीक है ना। हाँ, और शार्पनिंग ऑफ माइक्रोटोन नाइफ को लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि आप बहुत अच्छा माउल्ड बना लें, सब कुछ टिश्यू अच्छा बना लें, और आप अगर जो आपका स्लाइसिस सही से ना कटे तो फिर स्लाइड तो नाइफ का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और उसका शार्पनेस होना, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसको शार्पनेस को, हाँ धार सही होनी चाहिए ताकि वो सही टुकड़ा काट सके। शार्पनिंग ऑफ द माइक्रोटोन नाइफ इज नीडेड टू गेट गुड सेक्शनिंग। द फॉलोइंग दो ही मेथड है, एक तो मैनुअल मेथड है और एक ऑटोमेटिक मेथड है। ये मैनुअल में है, दो चीज आता है। हॉर्निंग, अब्रेसिव ग्राइंडिंग आर यूज टू शार्पन द नाइफ, स्टोन कैन बी यूज। अच्छा पहले के जमाने में ना नाई ना चूड़ा से बाल बनाते थे, तो उनके पास एक प्लेट होती थी, पत्थर की एक प्लेट होती जिससे वो ना, हाँ यस वो करते थे, उसी को हम लोग हॉर्निंग बोलते हैं, दोनों तरफ से कर रहे हो तो, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ये यूजुअली यूज किए जाते हैं अब्रेशन के तौर पे। अब्रेसिव ग्राइंडिंग का मतलब वो उसी के ऊपर में बना होता है, वो पत्थर के ऊपर ही उसी से किया जाता है। स्ट्रॉपिंग, इट इज हेल्प द पॉलिश कटिंग एजेस ऑफ द नाइफ सो दैट ऑलरेडी शार्पेंड बाय द हॉर्निंग एंड आल्सो रिमूव द टिप। अब ना चाकू, और आप उस चाकू को धार लगा रहे हैं, सपोज मान लीजिए नाइफ को सॉरी जिस पत्थर पे ऐसे लगा रहे हैं ना, तो एजेस क्या होते हैं, थोड़े बहुत ना आपको भर लगते हैं। कभी चारा काटने वाली मशीन पे कभी देखे हैं, क्लिक किए हैं, वो काटने के बाद ना ऊपर ना जहां पर मतलब जहां एकदम जो शार्पनेस रहेगा, आपको लगेगा कि अभी पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं है, तो उसको स्ट्रॉपिंग करते हैं, एक पेपर लेके, बालू पेपर जैसा रहता है, और इसको क्लीन करते हैं ताकि एकदम ये स्मूथ हो जाए, ठीक है ना। आप धार लगाइए किसी चीज का, चाकू को ही ना पत्थर पे सिर्फ रगड़ दीजिए, तो जब काटेंगे ना तो आपको धागे जैसा दिखेगा काटने कट में। जैसे आलू को काटिए और आलू को उठा के देखेंगे आप, तो लगेगा कि धारा, इससे धार सही नहीं है, तो उस धार को भी सही करने के लिए पॉलिश करते हैं। पॉलिशिंग को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉपिंग। बर का मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि जब धार लगा दीजिए ना, धार लगाने के बाद ना वो दांत का निशान रह जाता है धार का, उसको ना एक पॉलिश, एक और बालू पेपर जैसे लेके उससे क्लीन करते हैं ताकि वो ऊपर जो होता है वो निकल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉपिंग। ये मोस्टली लेदर के होते हैं, लेदर के ही बने होते हैं ताकि चाकू से नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। ऑटोमेटेड नाइफ में तो ये बहुत अच्छा आता है, ये मार्कर्स होते हैं, और ये वो हर एक चीज कॉपर का बना होता है, बहुत सही एकदम निकालता है वो। पर हम लोग मैनुअल करते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि कैसा होना चाहिए मटेरियल। ऑटोमेटिक में कभी ज्यादा हो गया तो ज्यादा लोहा काट देगा, जैसे वो ग्राइंडिंग मशीन होती है ना, तो उससे करेंगे तो कभी ज्यादा कट जाएगा कभी कम कट जाएगा, लेकिन हाँ मैनुअल से करने में इजी रहता है। वाटर बाथ दिखा देते हैं। हाँ ये तो डायरेक्ट आ गया, ओके। वाटर बाथ सिंपल है, वो इसको नहीं दिया है क्या, दिखा रहा है ना कि tears in tissue due to uneven cutting edges of the knife। अगर जो नाइफ का सही हिस्सा ना रहा तो बीच में ये डालता आप ना, हाँ खूब चाकू को ना पजा लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, शार्पनिंग कर लीजिए उस पे पत्थर पे, और काटिए आलू को, तो उसकी धारा एक बराबर नहीं कटती, स्मूथली नहीं कटता है। अगर जो स्मूथ नहीं रहा तो स्मूथ को हटा करने के स्ट्रॉपिंग बोलते हैं हम लोग, जो ऊपर पढ़े हैं ना। हॉर्निंग और स्ट्रॉपिंग दो मेथड से किए जाएंगे। ये हॉर्निंग का मतलब होता है कि धार लगाना, और स्टॉपिंग का मतलब होता है जो धार के समय उसके ना थोड़े से ऊपर नीचे अगर धार है तो उसको एक बराबर करने के लिए किया जाता है। स्लाइड्स ऐसे दिखते हैं टिश्यूज के।